इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाया जाता था कि इसके अंदर कोई चेंज ना आ सके, और इसलिए उनको श्रुति कहा गया, क्योंकि उसके लिए भी कहां पे हाई पिच जाना है, कहां पे मीडियम पिच रहना है, कहां लोअर पिच जाना है, इस कारण से वो चीज इस रूप में होती थी। और अब आप ये कहेंगे कि आने वाले टाइम में जो हमारे ये जो नॉलेज बेस था, इसको अगर साइंस धीरे धीरे जिस मुकाम पर पहुंचती जा रही है, वहां पर उनको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ये नॉलेज बेस का ये डायमेंशन जो सिर्फ ओरल ट्रेडिशन में चलता था, ये क्यों है, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए। अभी साइंस सिर्फ इतनी में पहुंची है कि ओरल में वाइब्रेशन होता है, उसके साथ एक कॉन्शियस वाइब्रेशन भी होता है। आप किसी से कोई बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की एक वाइब्रेशन जा रहा है, उसके साथ उसका एक कॉन्शियस वाइब्रेशन भी सुपर इंपोज होकर जाता है। और अब हम कॉन्शियस के थ्रेशहोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। गूगल ने अपना चिप बनाया है, क्वांटम चिप विलो, जिसमें उसने कहा कि 5 मिनट में वो इतना कैलकुलेशन कर सकता है जिसे नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर को करने में 10⁻⁴ ईयर्स लगेंगे, यानी मोर देन द एज ऑफ यूनिवर्स। अब इस पे एक थ्योरी चल रही है, अगर यूनिवर्स की एज से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है तो कहीं ये पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं हो रहा है। अब एक थ्योरी आई है कि इसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर हमको कॉन्शियसनेस के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर रहा है। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देयर इज ए इटालियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट, हिज नेम इज फेडरिको फेगिन, जिसने 1972 में इंटेल का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। आज भी जीवित हैं, 84 ईयर्स के हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्वांटम कंप्यूटर इज टेकिंग अस टू द एज ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब कॉन्शियसनेस के दरवाजे पे आएंगे तो उस पर तो एक्सपर्टीज हमारी है। और यही वो ट्रेडिशन है जिससे हमने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके या कॉन्शियसनेस को एक्सरसाइज करके रखा हुआ है। इसलिए यदि ये कहा जा रहा है कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ये टेक्नोलॉजी भी हमें वहां पे जाके ले जा रही है। इसलिए अब हमें बहुत सारे जो हमारे दिमागों के ऊपर ये रखे हुए हैं कि साहब हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, हम तो बड़े बैकवर्ड थे, और हम तो अब एग्जाम्पल के लिए मैं बंगाल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करवाया, राजा राम मोहन राय अगेंस्ट में थे। ऐसा बड़ी गजब बात है, सती तो होती थी राजस्थान में ज्यादा, और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन बंगाल में चल रहा था। पूछा जाए कितने उदाहरण हैं, ऑलमोस्ट नील। अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसमें पिछले 100-125 सालों में जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वेदर दे वर ट्रू और फॉल्स, 40 हैं। और सती पे किताबें कितनी हैं? मोर देन 70। आप एजेंडा समझिए। और उसके बाद भी हमारे दिमागों में चीज ऐसे भर दी जाती थी। आप सब ने इंग्लिश का वो वर्ड सुना होगा, विच क्राफ्ट, विच हंटिंग। ये एक विच क्राफ्ट एक्ट से आया है। ये एक्ट जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना हुआ एक्ट था। ये कोई सामाजिक कुरीति नहीं थी। किसी भी महिला को विच अर्थात चुड़ैल घोषित करके पकड़कर जिंदा जला देना। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और आपको पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में विच क्राफ्ट एक्ट कब रिपील हुआ है? 1952। 1952 तक वो विच क्राफ्ट एक्ट रहा है। और ये हमको बताते हैं कि साहब हम समानता नहीं जानते थे, वो हमें समानता से, यानी जिस जमाने में विलियम बेंटिंक 1837 में यहां पे सती प्रथा का विरोध कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में विच क्राफ्ट एक्ट है, यानी देवी नहीं चुड़ैल कह के जलाया जा रहा है। आप ये सोचिए। और वो एजेंडा ऐसा सेटल कर दिया गया हमारे दिमागों में कि हमें वही लगने लगा कि हां जो ये बोला जा रहा है यही सच है। और हमने कभी, अब दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज 17 फरवरी है। आज एक और चीज की जयंती की पूर्व संध्या पे हम हैं। 18 फरवरी 1946 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान दिया। वो था 18 फरवरी 1946 का इंडियन नेवी का रिवोल्ट। और इसके बारे में आप सबने सुना होगा कि 1956 में जस्टिस पीवी चक्रवर्ती, जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थे, जो उस समय गवर्नर भी थे,
क्लेमेंट एटली, वो प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिनके टाइम में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन हुआ, वो भारत के दौरे पे आए और 2 दिन यहीं कोलकाता में रहे थे, गवर्नर हाउस में। क्लेमेंट एटली से बातचीत के आधार के ऊपर इन्होंने, पीबी चक्रवर्ती जी ने यदुनाथ सरकार को लेटर, आरसी मजूमदार को लेटर लिखा, जो हिस्ट्री ऑफ बंगाल में विद रेफरेंस ऑफ पीबी चक्रवर्ती छपा हुआ है। वो उनसे पूछते हैं कि साहब 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, 42 के बाद तो भारत में कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा था। मैं आपसे पूछता हूं 43, 44, 45, 46 कोई आंदोलन हुआ है? कुछ नहीं, तो आप लोग छोड़ के कहां चले गए? तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत सारे रीजंस गिनाए और कहा सबसे बड़ा रीजन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनाई थी, उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हमें छोड़ना पड़ा। और उन्होंने पूछा महात्मा जी के बारे में, तो उनके बारे में बकौल पीबी चक्रवर्ती क्लेमेंट एटली ने कहा मिनिमल। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो बात हुई वो कैसी थी, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईएनए के सैनिकों को लाल किले में उनके खिलाफ वो चल रहा था मुकदमा, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और बंगाल और कलकत्ता में बहुत भीषण प्रदर्शन हो रहा था। नवंबर 1945 ब्रिटिश सरकार का कमांडर इन चीफ यानी ब्रिटिश आर्मी चीफ क्लॉड ऑकिनले लिखता है वायसराय को कि साहब कृपया ये जो ट्रायल चल रहा है बेहतर होगा इसको बंद करवा दें, क्योंकि भारतीय सैनिकों में इतना असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ये कभी भी विस्फोटक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब आइए साहब, फिर 11 फरवरी 1946 को क्लॉड ऑकिनले एक और लेटर लिखता है वायसराय को कि अब स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना है एज फॉर एज पॉसिबल तुरंत इसको रुकवा दिया जाए। और वो गलत नहीं था। 11 फरवरी 1946 को लिखता है और 18 फरवरी 1946 को नेवी का रिवोल्ट हो जाता है बॉम्बे में। विद इन 2 डेज वो बॉम्बे से बढ़कर कलकत्ता से कराची तक फैल जाता है। 10,000 सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 70 नेवल वेसल्स पे कब्जा कर लिया जाता है। ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आखिर में वो सरदार पटेल और नेहरू जी का सहयोग लेते हैं। उनके समझाने बुझाने पर वो सैनिक वापस आते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपको बाद में सैनिक का सम्मान, पेंशन और सारी चीजें मिलेंगी। वो वैसे बाद में दिया नहीं गया, वो अलग बात। दिस वॉज 26 ऑफ फरवरी 1946 जब वो सेटल डाउन होता है। एंड लुक एट द टाइम लाइन, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। क्योंकि अब घबरा गए। आप में से कभी किसी ने सोचा कि ब्रिटिशर्स ने यहां से जाने की डेट तो 30 जून 48 तय की थी, इसीलिए 30 जून 48 तक वाइसराय रहे माउंटबेटन, तो 15 अगस्त 47 को क्यों चले गए? इसीलिए चले गए। अब आइए मार्च 46 कैबिनेट मिशन प्लान, और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन ले। जो अध्यक्ष होगा उसी को हम इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना देंगे। ये वही फेमस वाली अप्रैल 46 में वही फेमस वाली मीटिंग होती है जिसमें नेहरू जी को 0 वोट मिले और सरदार पटेल को सारे वोट मिले और इसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। और 2 सितंबर 46 को नेहरू जी को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मतलब चीफ बना दिया जाता है वेवेल के द्वारा शपथ दिला के, और 15 अगस्त 47 को छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए, क्लेमेंट एटली ने जो बोला है और जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके एमपीज की स्पीच है मार्च 46 की, वो जरा जाके कभी देखिएगा। वो कहते हैं भारत में माहौल बदल गया है। अब ये 1942, 1920 और 30 का भारत नहीं, 1942 का भारत भी नहीं है। वो कहते हैं वो ब्रिटिश सैनिक जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी बहुत खिदमत की, मगर अब शायद उनकी वो आस्था नहीं रह गई है ब्रिटिश क्राउन के प्रति। और उस समय भारत की कुल फौज थी 25 लाख, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर थे केवल 40,000। आप सोचिए 25 लाख की फौज में 40,000 सोल्जर्स, कैसे उनको कंट्रोल करते? उनकी फाइनेंशियल स्थिति इस लायक नहीं थी। वॉर में इतने लोग उनके यंग मर चुके थे, वो अपने यहां रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते थे। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट भारत से हो रहा था। तो इस समय वो उनके लिए मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं था। उनको साफ समझ में आया कि हमें ये छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर भारत को आजादी मिलने में बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है,
मगर आखिरी समय में अगर सबसे बड़ा जो है कहते फाइनल नेल अगर हुई है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के द्वारा। अब यहां एक और बात भी क्लियर कर दूं, ये भी जो एक कहानी समझाई जाती है कि साहब नेताजी ने जो, अब एक और फैक्ट कहता हूं, हो सकता है किसी को बहुत अटपटा लगे, ये मैंने पिछली बार भी जब कोलकाता आया था तो बोला था, 1931 से 47 के बीच में 1942 को एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दे कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हुआ। आप सब लोग प्रबुद्ध बैठे हैं, बताइए 33, 34, 35, 36 कोई स्वतंत्रता आंदोलन याद है? 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46 कुछ नहीं, आंदोलन नहीं हो रहा था। आंदोलन हम लड़ रहे थे, जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। और 1942 में अगस्त में क्यों आंदोलन हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 39 में शुरू हो गया था, 1 सितंबर 39 को। ये 3 साल बाद सरकार का विरोध क्यों शुरू हुआ भाई? उसी समय करना चाहिए था। नेताजी ने कहा था जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, यही मौका है ब्रिटिशर्स को दबा लेना चाहिए। उस समय लोग नहीं तैयार हुए। फिर 3 साल बाद क्यों तैयार हो गए? क्योंकि दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर हो चुका था, हिटलर ने 2 फ्रंट एक साथ खोल दिए थे और 1942 के शुरू में ऐसा लगने लगा था कि वॉर इक्वी बैलेंस है, अब पता नहीं कौन जीत जाए। और मैं इसीलिए विद प्रूफ बोल रहा हूं, 14 या 15 जुलाई 1942 को CWC का रेजोल्यूशन है कि वी प्लेज एंड रिक्वेस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको आप क्विट इंडिया कह रहे थे, टू गिव अ फ्रीडम टू अस, वी विल कन्वर्ट द इल विल टू द ब्रिटिश एम्पायर इनटू ए गुड विल। कितनी गजब की लड़ाई है। इल विल टू द ब्रिटिश एम्पायर टू ए गुड विल, एंड इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन टू गिव अस द पावर so that we can protect the country on the eastern side from Japanese force and other forces. Japanese aggression and other forces कौन थे? मुझे लगता है समझने की जरूरत नहीं कि अदर फोर्सेस कौन थे। और आगे क्या कर रहे हैं? We will ensure that the Allies will have their troops stationed in India. क्या गजब की लड़ाई थी। इसका मतलब एक खौफ दिखने लगा था कि नेताजी अब पूर्वी सीमा पर, उस समय INA का गठन हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि इधर की तरफ से आ सकते हैं और ऐसा न हो कि भारत स्वतंत्र हो जाए और हम देखते ही रह जाएं और वह चीज समाप्त हो जाए। इसलिए मैं कह सकता हूं देश की आजादी में 3 प्रकार के आंदोलनों का योग है। एक जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो ढाका के अनुशीलन समिति से शुरू होकर और जिसमें बाघा जतीन, सचिन नाथ सान्याल, सूर्य सेन, वहां से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारा एक आंदोलन था, सशस्त्र संघर्ष। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, और एक आर्म एग्रेशन और आर्म प्रयास जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में चल रहा था। और इसीलिए नेताजी ने एक्साइल सरकार बनाई थी अपनी 43 में, और 2018 में जब उसके 75 साल पूरे हुए तो देश की आजादी के बाद यह पहला मौका था जब उनमें जो लोग जीवित थे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड पर उन सबको सम्मान के साथ उसमें परेड में भाग लेने का मौका मिला है प्रधानमंत्री जी ने। और मैं फिर एक और बात कह दूं, आजादी को लेकर भी कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए। 15 अगस्त 47 को हमको आजादी मिल गई, और आजादी कितनी गजब थी कि 1 साल तक वाइसराय साहब यहां बैठे रहे, और वो 30 जनवरी 30 जून 48 तक क्या कर रहे थे यहां? अच्छा, अगर कर भी रहे थे तो ये कश्मीर का मामला हम वाइसराय के पास क्यों नहीं ले गए? अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कुछ बची खुची चीजें थी जिसको सेटल करने के लिए वाइसराय साहब यहां थे, तो भाई साहब वाइसराय से शपथ जिन्ना ने तो नहीं ली, तो यहां कहां शपथ ली गई? चलिए, उसके बाद आपको पता है भारत का आर्मी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1949, जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। फिर आपको पता है उसके बाद भारत का एयरफोर्स चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1954, द लास्ट ब्रिटिश एयर चीफ वॉज गेराल्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1958, एडमिरल स्टीफन कार्लाइल। और अब आपको पता है कि इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति कब तक रही है? 1968। चलिए, इंदिरा जी ने कम से कम 1973 में अमर जवान ज्योति बना दी थी, वरना उससे पहले आप कभी दिल्ली गए तो इंडिया गेट पे उन्हीं सैनिकों के नाम लिखे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए जान दी थी, यानी भारत का हर प्रधानमंत्री उन्हीं को सलाम करता था 1973 तक।
1977 तक जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज थी उनके एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होते थे, नो इंडियन लैंग्वेज। 78 में चेंज होना शुरू हुआ। यानी किश्तों में हम धीरे 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 आजाद हो रहे थे। और उसका बड़ा एग्जाम्पल अभी बजट सेशन हुआ है, आपको ध्यान होगा 1997 तक भारत का बजट शाम को 5 बजे आता था। क्यों भाई 5 बजे क्यों आता था? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से एक ट्रेडिशन चल रहा था कि जब लंदन में 11 बजे होते थे उस समय बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो दिल्ली में शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत होता था। अटल जी की सरकार में हमने उसको चेंज करके 11 बजे किया। अब आइए साहब, मोदी जी की सरकार आने से पहले बजट 28 फरवरी या 1 मार्च को आता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में मौसम फरवरी एंड या मार्च में काम करने लायक होता था, क्योंकि जनवरी फरवरी में भीषण बर्फ जमी रहती थी। तो वहां के मौसम के हिसाब से एक्टिविटी मार्च में ही शुरू होती थी। तो साहब 1 मार्च को बजट आएगा। भारत का तो मौसम ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है और जून एंड होते होते दक्षिण भारत में आ जाता, जून एंड होते तो पूरे भारत में मानसून आ जाता है। तो हमारे लिए तो यह जरूरी था कि मानसून आने से कम 1 महीना पहले, यानी अप्रैल तक या 2 महीना पहले, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो जो आपने अलॉटमेंट किया है वो सबके पास पहुंच जाए। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि अब 1 फरवरी को बजट आता है, ताकि मार्च एंड या अप्रैल शुरू होते होते जो जो जिन जिन अकाउंट्स में, तो हमने कहा भारत के मौसम के हिसाब से चलेगा बजट, इंग्लैंड के मौसम के हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए भी हमको यह समझने की जरूरत है। और फिर एक और बात कहूं, आजकल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, अभी आपने देखा पूर्ण वंदे मातरम गाया गया। पूर्ण गाए जाने को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, मगर वो पूर्ण वंदे मातरम गाया जाना क्यों जरूरी है? उनके जिन हिस्सों को लेकर विषय उठता था, तुम दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, ये वो चीज है जो पूरे देश को जोड़ती है। कैसे? जब आप कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दर विहारिणी, तो आपकी श्रद्धा जितनी कलकत्ता की काली मां से जुड़ती है, उतना ही त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ती है, उतनी असम की कामाख्या जी से जुड़ती है, उतनी ही मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ती है, उतने ही विंध्याचल की विंध्यवासिनी से जुड़ती है, उतनी ही कश्मीर की वैष्णो देवी से जुड़ती है, और उतनी ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी से जुड़ती है। एकाकार हो जाती है चेतना। और इतना ही नहीं, जो हिस्से आज हमारे पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं है, वही चेतना हमारी ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके जुड़ जाती है। इसलिए उसे उस रूप में करना आवश्यक था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब इंडिया को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डिप्लोमेसी और उसके साथ अपनी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस को भी समझते हुए आगे बढ़ना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई इन चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। 2016 में 15 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं इंग्लिश टीवी चैनल पर डिबेट में था। तो वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद बैठे हुए थे। तो उस बलूच नेता ने कहा कि साहब, इन दिस एंटायर रीजन देयर आर सेवरल कंट्रीज, बट एवरी कंट्री इज हैविंग देयर आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। लाइक कजाकिस्तान इज हैविंग कजाक आइडेंटिटी, उज्बेकिस्तान इज हैविंग एन उज्बेक आइडेंटिटी, Afghanistan is having Afghan culture and Afghan identity, but if there is any fake country in this area which is having no identity and culture, that is Pakistan. So what happened? The Pakistani representative got excited, agitated. He said, "What you are talking about? Are you not Pakistani?" Then the reply of Baluch leader was, "Yes, I am Baluch. I am not Pakistani." तो उसने कहा, "If you are not Pakistani, then what is your identity?" You know अहमद मुफ्ती खान का जवाब क्या था? हम फिर कह रहे हैं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब सुनिए, इसके बाद वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे आ गया, पाकिस्तान वाला अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, फिर भारत माता ही बोल दे। एंड टू योर सरप्राइज, आप यूट्यूब पे जाके उसको देख भी सकते हैं।